अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो वीडियो का टाइटल है जी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट डबल ट्यूब टनल हैज़ ओपनड इन इंडिया, पावर ट्रेन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई भी वीडियो सजेस्ट करना चाहें तो इंस्टा का या कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर आ रही है हमारी देश के अंदर इनॉग्रेट हुई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से, जो पिछले कई दशकों से फंसा हुआ था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कुछ साल सेला पहले टनल। शुरू हुआ और अब सेला 825 करोड़ रुपए की कीमत से बन गई है सेला टनल, जिसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन ट्यूब टनल है, जो 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यानी कोई भी टनल ऐसी नहीं है जो इससे ज़्यादा हाइट पर मौजूद होगी इतनी सारी लेंथ के साथ। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी कम कीमत में बनाई गई है। जितना डिफ़िकल्ट ये टेरेन है, जितना डिफ़िकल्ट ये क्लाइमेट है, यहाँ पे जो लोकेशन ये है, इसकी हिसाब से 825 करोड़ में इसको बना लिया गया। वैसे इस प्रोजेक्ट को जब इनॉग्रेट किया गया तब हमारे पीएम के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के अंदर टोटल 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर या तो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया या इनॉग्रेशन किया गया। मैंने कल की न्यूज़ में भी कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें से कवर किए थे। एक और अगर बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 125 फीट ऊंचा अहोम राज्य के जनरल लचित बुरफुकान का एक स्टैचू भी जो है वो जोहरत के अंदर लोगों के लिए समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई से, जहाँ पर एफकॉन्स ने जीत लिए है बिड धर्मतर क्रीक ब्रिज बनाने के लिए, जो मुंबई के अंदर नहीं लेकिन मुंबई के थोड़ा पास में होगा। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ब्रिज है, क्योंकि ये रेवस और करंजा, ये जो दो लोकेशन से इनको जोड़ने का काम करेगा, और 2.04 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज होने वाला है, जिसके ऊपर 4 लेन्स होंगे और ये स्टेट हाईवे SH4 का हिस्सा बनेंगे। अब दोस्तों ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो अलीबाग के साइड वाला रीजन है मुंबई से, वो थोड़ा कटा हुआ है। यहाँ पर करेंटली ब्रिजेस एग्जिस्ट नहीं करते, जिसके कारण यहाँ पे लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है फेरीज के जरिए। हालांकि ये ब्रिज बनना चाहिए था कई दशकों पहले, लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं या फिर तो काइंड ऑफ एक पॉलिटिक्स चलता है, फेरीज के बीच में ट्रेन वगैरह नहीं आने दी जाती, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए फाइनली ब्रिज को अप्रूव कर दिया गया है। होपफुली जो है ये बन जाएगा और 2.95 ईयर का पीरियड दिया गया है इसी कंस्ट्रक्शन के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर जो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इनके द्वारा इनॉग्रेट होने वाला है स्टेट का पहला स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 100 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर से ये बना है और ये जो बढ़ती EV सेक्टर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो स्कूटर फैक्ट्री होगी ये जानी जाएगी द M7 नाम से, जो इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी स्कूटर का ऐसे कंपनी ने कहा है। अलग अलग वेरिएंट्स उसके होंगे और काइंड ऑफ एक न्यू कंपनी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है CM ऑफ ओडिशा की तरफ से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर और इंडोर एक्वेटिक सेंटर, जो कि बना है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। तो दोस्तों कलिंगा स्टेडियम भी खुले अब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इनफैक्ट उसका अपग्रेडेड वर्जन खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और यहाँ पर वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप वगैरह भी होस्ट की गई थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और इसी में अभी ये दोनों सेंटर्स भी खुले हैं, जो ऑब्वियसली उड़ीसा जैसे स्टेट के अंदर और देश भर के अंदर जो एथलीट्स प्रैक्टिस एंड ट्रेन होना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली मेट्रो से, जिन्होंने अनवील किया है एक दिल्ली मेट्रो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर टेलर है दिल्ली मेट्रो के लिए और इसे इंडिजिनियसली ही डेवलप किया गया है। और इसके वजह से जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है, ये 417 पेड़ों से जो कागज़ बन सकता था और बन रहा था इस सारे पेपर वर्क के लिए, उसको बचाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है, लोको पायलट्स हो गए, दूसरे ऑफिसर्स वगैरह हो गए, इनको पहले पेपर में अपडेट करना पड़ता था कि उनकी शिफ्ट्स कैसी चल रही है, क्या है यहाँ पे काम, बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह मेंशन करने पड़ते थे, जिसकी वजह से पेपर वर्क काफ़ी बढ़ता था। 5 लाख पेजेस लग जाते थे साल के, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से डिजिटाइज कर दिया गया है। होना ये काफ़ी पहले चाहिए था, लेकिन कुछ देरी के साथ ही क्यों ना हो, यह फाइनली कर लिया गया है। अच्छे आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें। सॉरी, आज पता नहीं कैमरा को इशू कर रहा है, बार बार अटक रहा है। नॉट इम्प्लीमेंटिंग E-ऑफिस सिस्टम इन स्टेट्स। तो देखो यार, एक सिंपल जवाब है। अभी यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेरे राज्य के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। यहाँ पर पुश तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इनफैक्ट कभी कभी स्टेट का जो ऊपर का लेवल होता है उसकी तरफ से भी,
कि जितना हो सके उतना पेपर वर्क को इलेक्ट्रॉनिक या ई कर दिया जाए, ये ऑफिस सही सिस्टम बात है। लगाया जाए। लेकिन जो लो लेवल पे बैठे हुए अधिकारी है ये चीज़ होने देना चाहते ही नहीं और इस चीज़ का बहुत तड़जोड़ विरोध होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे यहाँ पर आपको देखने मिलता है सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इसको ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू सही की बात। थी। इनफैक्ट थर्ड पार्टीज को भी परमिशन दी गई थी कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में लोगों को फॉर्म भर के दे सकते हैं, जो कि इशू बाद में लोकल ऑफिस से होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसका जैसे जो चाय पानी का सिस्टम होता है लोकल छोटे वाले ऑफिस में, वो खत्म हो जाता है। प्रोटेस्ट देखने मिले, स्ट्राइक्स देखने मिले और गवर्नमेंट ने चीज़ों को पीछे ले लिया। बड़े चीज़ें जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन होता है कुछ चीज़ों का लैंड ट्रांसफर्स के दौरान, इसके अलावा जो 7/12 डॉक्यूमेंट होता है जो ज़मीन के अंदर ट्रांसफर्स के लिए होता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने ई पोर्टल बनाया था। किसी भी ऑफिसर को मिलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मशीन्स भी लगाई थी जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन वो भी स्ट्राइक्स के ज़रिए, यूनियंस के ज़रिए, विरोध के ज़रिए बंद कर दी गई। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के अंदर की अथॉरिटी के हिसाब से हम बात करें, कानून के हिसाब से बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो सकती है, लेकिन फोर्सफुली कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर नहीं सकती। उसके लिए पूरा कानून बनाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को कितनी तत्पर है कानून बनाने के लिए ये हम नहीं जानते, लेकिन कानून न होने के कारण स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं तो स्टेट की मर्जी है इन चीज़ों को करने की। और ऑब्वियसली जो स्टेट के अंदर जो मर्जी होती है वो ज़्यादातर अच्छे इंटेंशन के साथ में नहीं होती है, स्पेशली जब ये ऐसे डिपार्टमेंट्स की बात आती है। इस वजह से ई ऑफिस सिस्टम आपको बड़ी स्कीम्स में इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ जाएगा, जैसे किसान स्कीम्स हो गई, लोन वेवर स्कीम्स हो गई, कई ऐसी दिक्कतें हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो छोटे लेवल पे छोटा करप्शन होता है वहाँ पे दिक्कत देखने मिलती है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि जो फसलों का नुकसान हो जाता है अनक्लाइमेटिक रेन की वजह से, यानी अचानक अगर बारिश वगैरह हो गई सीजन के बाहर और अगर फसल बर्बाद हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने सिंपल चीज़ की थी, एक ऐप लॉन्च किया था और कहा था कि जो फसल बर्बाद हुई उसका फोटो निकाल के दीजिए, जिसमें पूरा मेटा डेटा आ जाएगा कि लोकेशन क्या है, डेट क्या है फोटो की, क्योंकि फोटो में सारा इन्फॉर्मेशन आता है आजकल। लेकिन उसका भी विरोध किया गया कि हम फोटो कैसे निकालें, और ये रीजन दिया गया कि किसान जो है वो फोटो निकाल नहीं सकता, जो कि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो हमारे देश के अंदर आज के डेट में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन कितना है और उसके हिसाब से ये चीज़ें जो है वो कहाँ पर पहुंची हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक एलिमेंट बचता है करप्शन का, ये इन चीज़ों को रोकता है। लेकिन गवर्नमेंट को कभी ना कभी बड़े लेवल पे कोई स्ट्रिक्ट कानून लाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है कंपलसरी करनी पड़े, ना कि ऑप्शन रहे। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकती हो। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में से ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप पे, और मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ जी, तो ये थी कुछ इंफ्रा न्यूज़। और सबसे पहला जो वो टनल का उन्होंने बताया डबल ट्यूब का, ये इतनी बड़ी नेमत होती है उस एरिया के लिए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। ख़ासकर जो ये जो माउंटेन एरियाज़ हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का, स्नो का या कोई भी चीज़ मसला हो तो रोड्स या तो बिल्कुल ही सर से ही चले जाते हैं और या फिर बंद हो जाते हैं कई कई दिनों के लिए। तो जब ये टनल्स बनती हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो भी हो कम से कम आपका जो है ना सिस्टम, आप डिस्कनेक्ट नहीं होते बाकी कंट्री के साथ, और आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कायम दायम रहता है। काम बहुत मुश्किल है ये ट्यूब्स वाला जो सिस्टम है, टनल जो ट्यूब टनल है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो ये बड़ा सॉलिड काम होता है। कि यहाँ पे भी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे भी अक्सर ये प्रॉब्लम्स रहते थे, ख़ासकर अताबाद वाली साइड पे, और कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे ना लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता था तो वो रोड बंद हो जाती थी। अब होता ही है कि जब रोड बंद होती है तो वो लोग जो है वो बिल्कुल कट जाते हैं। आप सोचें पेट्रोल जाना है, खाना, ये वो बाकी चीज़ें, हर चीज़ रुक जाती है। तो जितनी देर में वो रोड दोबारा बनेगा या खुलेगा वो कई कई दिन का काम लग जाता है, क्योंकि इन एरियाज़ में जो मशीनरी भी काम करती है वो भी काफ़ी टाइम लगाती है, और एक तो यहाँ पे एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता है तो काम काफ़ी स्लो होता है। और दूसरा ये जो एक बहुत ज़बरदस्त काम है जो मैंने वाकई इमरान खान के ज़माने में भी नोटिस किया था कि उसका भी यही विज़न है कि जितना हम इंसानों के साथ कम इंटरेक्ट करते हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस है, इंसान के साथ जब हमारा इंटरेक्शन कम होता है तो ये जो रिश्वत माल पानी वाला ऊपर वाला सीन है ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं भी आपको दे देता हूँ। पहले जो हमारे पाकिस्तानी आईडी कार्ड बनते थे ना ओवरसीज़ के, तो हमें एम्बेसीज़ में जाना पड़ता था, पाकिस्तान की एम्बेसी में, तो वहाँ पे खजल ख्वारी अलहदा, माल पानी वाला सिस्टम अलहदा होता था। अभी जाके तो नादरा ने वो सिस्टम ख़त्म करके तो उसको ऑनलाइन सिस्टम सारा कर दिया है कि हम अब अपने कंप्यूटर पे बैठ के
तो अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एक उन्होंने ऐप दे दी है जिससे हम अपनी फिंगर स्कैन कर सकते हैं और फ़ोटो के उन्होंने सैंपल दे दिए हैं, उसके साथ मैच करके आईडी कार्ड बनवा लें। बंदों के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, माल पानी ख़त्म हो गया। अब आईडी कार्ड जनाब बेहतरीन करके हफ्ते 2 हफ्ते में मैक्सिमम 15-20 दिन में जब अप्लाई होता है तो यहाँ पे बाई पोस्ट हमारे पास पहुँच जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो ऑनलाइन पासपोर्ट का भी सिस्टम शुरू हुआ था, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस हो गए, लैंड रिकॉर्ड हो गए, और इसी तरह ये जो बाकी कुछ और ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा माल पानी वाला सीन है। और उन्होंने अपने एजेंट रखे होते हैं जो बाहर आपको कहते हैं जी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आप आ जाएं, डायरेक्ट काम हो जाएगा। एक्चुअली ये सारे उनके ही बंदे होते हैं और ये सारा हिस्सा ऊपर तक जा रहा होता है। तो ये जो ई सिस्टम है ना, जो ऑनलाइन वाला सारा सिस्टम है, अगर ये हमारे ऑफिसेज़ में आ जाए। अभी मैंने एक ज़मीन का रिकॉर्ड निकलवाया था पाकिस्तान जब मैं गया था, तो वो भी तकरीबन आप समझ लें ई सिस्टम ही है। तो वो मेरा हालांकि 5 से 10 मिनट टोटल हमें लगे होंगे। फ़ीस भी हमने ऑनलाइन ही थ्रू इजी पैसा जमा की, तो जनाब हर चीज़ जो है वो जल्दी से हो जाती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो इसमें पेपर वर्क कम, दरख्तों को नहीं काटना पड़ता। दूसरा ये है कि इंसानों के साथ जब इंटरेक्शन हमारा कम होता है तो ऑटोमेटिकली जो माल पानी वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। और तीसरा ये है कि लोगों को खजल ख्वारी भी नहीं होती। पहले मुझे याद है कि कोई भी काम करना होता था ना, तो बैंकों में घंटे घंटे की लाइन होती थी, इतनी लंबी लाइन होती थी बैंकों के बाहर। अब जब से ये इजी पैसा या जिस तरह आपके पेटीएम वगैरह का सिस्टम है, उसी टाइम आप ऑनलाइन पेमेंट करें, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज़ उसी टाइम आपकी फ़ौरन झटपट से हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे और बहुत से हमें फ़ायदे दिए हैं, उसमें एक ये भी फ़ायदा है, अगर हम इसको सही प्रॉपर फुल स्केल पे यूज़ करें ना, तो यकीन करें कि ये करप्शन, माल पानी, रिश्वत, ये हम बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।